शनिवार को एक कंपनी एक्सचेंज में फाइलिंग करती है कि उसके पास जीएसटी डिपार्टमेंट से एक नोटिस आया है कि 17,000 करोड़ की उन्होंने डिमांड निकाली है। सरप्राइजिंग बात यह है कि यहाँ जिस कंपनी से 17,000 करोड़ की डिमांड करी गई है वो कंपनी का अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन ही 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ के आसपास का है और उसका पिछले 5 सालों का जो प्रॉफिट है वो भी 2,000 करोड़ से ज्यादा का नहीं है। जी हाँ, और वो शेयर सोमवार को सर्किट डाउन खुलते हैं मार्केट खुलने के बाद में, क्योंकि न्यूज ही इतनी अनएक्सपेक्टेड न्यूज है, क्योंकि कंपनी की वायबिलिटी के ऊपर सवाल उठता है। आपने ठीक समझा, हम बात कर रहे हैं डेल्टा कॉर्पोरेशन की। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसमें कई सारे राज खुलेंगे, कंपनी के बारे में बहुत सी बातें समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आप अपने दोस्तों के साथ भी इस तरीके के वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनकी भी एक नॉलेज अपडेट रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी कुमार शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बार फिर से। देखिए, फाइलिंग के मुताबिक कंपनी ने बोला है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस जीएसटी ने 17,000 करोड़ की कंपनी के ऊपर डिमांड निकाली है। ये डिमांड 11,844 करोड़ की तो सिर्फ डेल्टा कॉर्पोरेशन के ऊपर है और बाकी की जो है इनकी सब्सिडरीज के ऊपर है। ये डिमांड है ना, सिर्फ जीएसटी की डिमांड है। ये कंपनी के पिछले 5 साल के प्रॉफिट से ज्यादा है। 5 नहीं, मेरे ख्याल से लगभग 10 साल के प्रॉफिट से ज्यादा है और लगभग 10 साल के टर्नओवर से भी ज्यादा है कंपनी का डिमांड। तो बेसिकली ऐसा क्या हो गया, क्या ये अकाउंटिंग फंस है कि हुआ क्या है? बेसिकली हमारे को समझने की जरूरत ये है, क्योंकि कोई भी चीज के ऊपर जीएसटी कंपनी के एंटायर प्रोडक्ट की वैल्यू से तो वो ज्यादा लग नहीं सकती। जब कंपनी की टोटल सेल ही अगर इतनी नहीं हुई तो जीएसटी कहां से लगेगी? तो हम समझते हैं। चलिए, इस बात को समझने से पहले हम पीछे चलते हैं। 12 जुलाई को कंपनी ने एक जीएसटी फाइलिंग और किया था। उन्होंने बोला था कि जीएसटी काउंसिल ने अभी सभी ऑनलाइन गेमिंग, बैटिंग प्रोडक्ट, हॉर्स रेसिंग की जो बैटिंग होती है और ऑनलाइन कैसीनो, इन सब के ऊपर 28% जीएसटी का ऐलान किया है और वो एंटायर बैट के ऊपर लगेगा। इस न्यूज़ के बाद कंपनी के शेयर काफ़ी गिरे थे और वहाँ से यहाँ तक की जर्नी के बाद अभी एक नया नोटिस इनको मिला है। उसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे समझो कि हम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो जीएसटी देते हैं तो प्रोडक्ट की वैल्यू के ऊपर लगता है, लेकिन अगर हम सर्विस के ऊपर देते हैं तो हमारे को सिर्फ सर्विस चार्ज के ऊपर जीएसटी लगता है, ना कि पूरी सर्विस की वैल्यू के ऊपर। फर्ज कीजिए हमने बैंक से लोन लिया तो लोन के एंटायर अमाउंट के ऊपर हमारे को जीएसटी नहीं लगता है, और अगर हमने शेयर बाजार में शेयर परचेज किया तो शेयर की वैल्यू के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी लगता है। वहां बैंक लोन के केस में इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी लगता है। यहाँ इन्होंने गवर्नमेंट की जो मंशा है वो क्लियरली कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हमारा जो यूथ है वो इस तरीके के कामों में नहीं जाना चाहिए, भले ही इससे हमारे को टूरिज्म की और किसी भी तरीके की अन्य प्रकार की आय हो, लेकिन हमारे को वो नहीं चाहिए। तो ये बात एक तरीके से इंटेंशन क्लियर है, हो गया, समझ में आता है। लेकिन इसको समझने की एक बात यह है कि जो ये अभी जीएसटी की जो डिमांड निकाली ना, इसमें 2 ही तरीके से इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। पहला जस्टिफिकेशन ये कि कंपनी ने आज तक जो 10 साल के अकाउंट्स दिए हैं वो अकाउंट्स फर्ज है, यानी फर्जी हैं वो अकाउंट्स। अगर वो अकाउंट्स फर्जी हैं तो कौन जिम्मेदार है? तो जिम्मेदारी की बात आती है तो सबसे पहले ये सारे ऑडिटेड अकाउंट्स के जो बैलेंस शीट होती है वो ऑडिटेड होती है, ऑडिटर जिम्मेदार हैं, प्रमोटर जिम्मेदार हैं, और उसके बाद ये एमसीए को भी दिया जाता है। एमसीए ने भी जांच करनी होती है। लेकिन जहां तक जो केस समझ में आ रहा है वो ये नहीं है। बेसिकली वो केस क्या है, क्योंकि कंपनी ने ये एक बार 2007-8 के अंदर एजीआर के केस के अंदर टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी ऐसा ही हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद में उन्होंने जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को मान के और सारी टेलीकॉम कंपनियों से दोबारा और डिमांड करी थी, और ये डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि कंपनियाँ, ये पूरा सेक्टर खराब हो गया था। करीबन 10-15 साल के बाद में एक नया प्लेयर जियो इमर्ज हुआ था और वोडाफोन और भारती तो आज भी उससे जूझ रहे हैं। पूरा जो 25-30 कंपनियां जो हुआ करती थी इस इंडस्ट्री में, वो सारी कंपनियां खत्म हो गई थी। सारी कंपनियों को अपना बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ा था। तो एक तरीके से जो इंडिया में टेलीकॉम के थ्रू जो एफडीआई आना था वो पूरा आया, वो खत्म हो गया वो कैपिटल, और वो कंपनी वापस बंद करके चली गई। तो दोबारा से कभी भी एक बहुत लंबी पीरियड तक हमारे पास में ये एफडीआई नहीं आएगा। बिकॉज होता क्या है कि जो नया इन्वेस्टर है ना वो डर जाता है कि अभी करना क्या है हमारे को। इस तरीके की जो रूलिंग आती है वो ये अनसर्टेनिटी क्लियर करती है, अनसर्टेनिटी पैदा करती है, और स्टॉक मार्केट हमेशा अनसर्टेनिटी से डरता है। कितनी भी खराब न्यूज हो, मार्केट हमेशा स्टेबल हो सकता है, बट अनसर्टेनिटी को देख करके मार्केट हमेशा डर जाता है। तो सबसे पहले जब हम एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बनने की जो बात करते हैं ना, तो वहां पे हमारे को माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के जो इंटरेस्ट हैं वो भी प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली जो नया और फ्रेश कैपिटल है वो आना बंद हो जाता है। अभी इस केस में देखा जाए, डेल्टा कॉर्प के केस में देखा जाए तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग सिर्फ 33% है, और वो तो आईपीओ लेकर के आए हैं। तो इसका मतलब है उनके पास तो पैसा ऑलरेडी आया हुआ है। बाकी 75% पैसा किसके पास है? एफआईआई डीआई रिटेलर के पास में। और एफआईआई डीआई के पास में पैसा किसका होता है? आम पब्लिक का पैसा होता है।
इंस्टीट्यूशंस के पास में पैसा आप और हम ही देते हैं। तो पॉइंट इज, पैसा डूबेगा, नुकसान होगा तो किसका होगा? आम जनता का नुकसान होगा। अगर प्रमोटर को ये लगेगा कि ये बिजनेस वायबल नहीं है तो बंद करके चला जाएगा, वो क्यों इस बात को हैंडल करेगा? ये तो शुक्र है कि ये शेयर F&O में है, डेरिवेटिव्स में है, इस वजह से इसमें जो सर्किट डाउन है वो खुल गए थे सर्किट, और रिटेल पब्लिक को एग्जिट होने में भी मौका मिला, मतलब 20% के पैनिक में भी एग्जिट होने का मौका मिलेगा। तो आई डोंट थिंक सो कि कंपनी बंद होगी, बिकॉज कि अगर ऐसा है तो फिर प्रमोटर चलाएगा ही क्यों? अब हम इसके एक बार टेक्निकल एनालिसिस की बात पे अगर जाते हैं तो बेसिकली ये शेयर, जब भी किसी शेयर में न्यूज फ्लो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूज फ्लो हो तो उसका टेक्निकल एनालिसिस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता, बिकॉज देयर विल बी द वाइल्ड स्विंग्स ऑफ द प्राइस। हम एक सिर्फ सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेते हैं, तो अभी करीब 145 रुपए की रेट के ऊपर डेल्टा कॉर्प चल रहा है, तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पर ये प्राइसेस सेटल हो जाएंगी। लेकिन अगर प्राइसेस सेटल नहीं होती है तो ये कोविड का जो लो आता है, ये लगभग जो 75 से 85 रुपए के बीच में जो लो बने हुए हैं, यहाँ कहीं प्राइसेस सेटल होगी, यहाँ से 50% और नीचे। तो समझने की बात ये है कि अभी जब शेयर गिरता है ना, तो हमेशा रिटेल पब्लिक की एक बात जो आदत होती है ना, रिटेल क्यों पैसा नहीं बनाता? क्योंकि रिटेल हमेशा गिरते हुए शेयर में एवरेज करने की सोचता है और बढ़ते हुए शेयर में लेता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि पैसा तो गिरते हुए शेयर में बनेगा जब वो वापस ऊपर जाएगा। तो देखिए, समझने की बात यह है कि जब भी बाजार ऊपर जाता है तो बाजार के ऊपर जाने का कुछ कारण है, और वो उस महंगी चीज़ और महंगी होती जाती है तेज़ी के मार्केट में। किसी भी चीज़ में अगर तेज़ी है तो वो, क्योंकि उसके पास में कुछ अंडरलाइंग रीजंस है तेज़ी होने के। सेम वे जब बाजार नीचे गिर रहा है, यानी पर्टिकुलर शेयर या बाजार पूरा नीचे गिर रहा है, तो उसके पास पर्टिकुलर रीजन है, इंट्रिंसिक रीजंस हैं कि जो वो क्यों नीचे जा रहा है। इसी बात को समझने के लिए हमारे को जब तक प्राइसेस सेटल नहीं हो जाती तब तक फ्रेश एंट्री करनी नहीं है। और जो ऑलरेडी अगर आपके पास हैं तो आपके पास में पैनिक करके निकलने का पॉइंट नहीं, बट आप स्टेबल प्राइस हो जाने दीजिए। ऑलरेडी जैसे हो गई हैं, तो इतनी स्ट्रॉन्ग फ्लो जहां न्यूज है वहां पे उस शेयर में बने रहे। आपको अगर ट्रेडिंग बैट है तो अलग बात है, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से तो कभी भी हम कोई बहुत बड़ा पैसा बना नहीं सकते। बिकॉज जब गवर्नमेंट ने ये ठान लिया कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं देना, उस इंडस्ट्री या तो कंसोलिडेशन फेज में चली जाती है कि अगर वो एसेंशियल इंडस्ट्री है तो, अदरवाइज वो इंडस्ट्री खराब हो जाती है। टेलीकॉम के केस में हमने देखा क्लियरली। तो एक बहुत पुरानी बात है कि अगर राज और राम से कोई जीत नहीं सकता। राज मतलब जो कोई रूल कर रहा है, रूलिंग पार्टी है, जो रूलर है, उससे कोई जीत नहीं सकता, मतलब उसके अगेंस्ट होने का कोई सेंस नहीं समझ में आता। और राम मतलब अलमाइटी गॉड। अगर किसी गॉड ने किसी को सजा देनी है, किसी को कुछ बरकत देनी है, तो वो फिर वहां से वो चीज के अगेंस्ट हम कुछ एक्शन लें तो उस बात का कोई सेंस नहीं समझ में आता। तो चलिए यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि इस तरीके के जब भी कभी नया वीडियो आए तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।